नेपोलियन अक्सर रातों में अकेला बैठ उन नक्शों को घूरता जहां दूर दूर के देश छोटे छोटे खेत की तरह बिखरे होते। उसके अंदर एक आग थी, सिर्फ तख्त पाने की नहीं, दुनिया की हालात बदलने की। उसने बचपन से तोप खाने में काम करना सीखा। गणित और सैन्य विज्ञान से उसे लगाव रहा और यही पेशा बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसके हिसाब से ब्रिटेन की असली ताकत उसके समुद्री रास्ते और भारत से आने वाले खजानों में थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो मिस्र पर कब्जा कर ले तो फारस और अफगानिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचना संभव हो सकता है। पर राह पर पहले उसे मिस्र खोलना था और इसके लिए उसने 1798 में मिस्र अभियान की तैयारी की। उसने अपने साथ गणितज्ञों, भाषाविदों, पुरातत्वविदों और कलाकारों की एक टीम भी भेजी। वो चाहता था कि विज्ञान और सैन्य इंजीनियरिंग के जरिए मिस्र का न सिर्फ अध्ययन हो बल्कि फ्रांस को रणनीतिक फायदा भी मिले। उनकी दिमागी नापतोल और लेखन बाद में मिस्र की सभ्यता और यूरोप दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी अभियान में उन लोगों ने रोसेट्टा स्टोन की खोज की, जिसने बाद में प्राचीन मिस्र लिपियों को पढ़ने का रास्ता खोला। जब नेपोलियन मिस्र पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों को पिरामिडों के दर्शन करवाए। एम्बाबा के पास हुई लड़ाई, जिसे आज लोग पिरामिडी की लड़ाई कहते हैं, एक ऐसा मोर्चा था जहां नेपोलियन ने अपने आधुनिक सैन्य कला दिखाई। ममलूक सेना घुड़सवार और तेज थी, उनके चालें पारंपरिक और डरावनी, पर नेपोलियन ने अपने सैनिकों को चौकियों में बांटा, तोपखाने को सामने रखा और पैदल सेना को सुव्यवस्थित तरीके से तैनात किया। उसने सेनाओं को चौकोर पंक्तियों में व्यवस्थित किया ताकि घुड़सवारों के हमले को रोका जा सके। उसने देखा कैसे आधुनिक बंदूकें और तोपखाने ममलूकों की लहरों को तोड़ते हैं। घुड़सवारियों की गति रुकी और उनकी पंक्तियां बिखरने लगी। फ्रांसीसी अनुशासन और तालमेल ने जीत की राह खोली, पर जीत के साथ भी उसके दिल में एक बेचैनी थी। जमीन पर जीता जा सकता, पर समंदर पर कौन काबू करेगा? समुद्र पर जवाब जल्दी आया और वो उस तरह का था जिसने नेपोलियन के सारे भू राजनीतिक नक्शों को हिला दिया। ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने अबुकिर की खाड़ी में फ्रांसीसी बेड़े पर हमला कर दिया। उस रात की लड़ाई, नील नदी की लड़ाई, एक समुद्री त्रासदी थी फ्रांसीसी बेड़े के लिए। जहाज़ों के बीच की दूरी कम थी, लपटें ऊंची उठ रही थी और पानी लाल सा दिखने लगा। नेल्सन की चाल तेज और चालाक, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को उनके अंकों पर बांधकर छिन्न भिन्न कर दिया। नेपोलियन ने जब ये खबर सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि अब समुद्री रास्ता लगभग बंद हो चुका है और भारत तक का वो साफ रास्ता मुश्किल से और भी मुश्किल हो गया। नेपोलियन का हर निर्णय ठोस सोच पर चलता, पर साथ में उसमें एक तरह की नाटकीयता भी थी। मिस्र में उसने देखा केवल युद्ध से ही काम नहीं चलेगा, उसे स्थानीय परिस्थितियों, विद्वानों और सांस्कृतिक प्रभाव का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए उसने अलेक्जेंड्रिया को सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं बनाया, उसने वहां शिक्षा और अध्ययन के केंद्र भी बनाए। पर अफसोस कि समुद्र पर मिली हार ने उसे सीमित कर दिया। वो झूठ नहीं बोलता कि हार का असर उसके भीतर गहरा था। उसने खुद कहा कि समुद्र ने फ्रांस के लिए एक दरवाज़ा बंद कर दिया। नेपोलियन ने देखा अगर वो सीधे भारत तक नहीं पहुंच पा रहा तो उसे वहां के अंदरूनी शक्तियों से दोस्ती करनी होगी। उसने संदेश भेजे और दूत भेजे, खासकर उन शासकों के पास जहां से अंग्रेज़ों को चुनौती मिल सकती। टीपू सुल्तान का नाम उसकी नज़र में बार बार आया। नेपोलियन ने सोचा अगर टीपू के साथ तालमेल बन सके तो ब्रिटिशों के लिए दबाव बन सकता। उसने दूत के माध्यम से बड़े बड़े वादे किए कि फ्रांसीसी सैन्य सहयोग देंगे, मशीनें पहुंचाएंगे, पैसा देंगे। पर ये सब आसान नहीं था, क्योंकि दूर दराज की दूरियां और रसद समुद्र के भरोसे थी और वही समुद्र अभी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था। नेपोलियन की हस्ती में कुछ खास बातें थीं जो उसे अलग बनाती। वो ना सिर्फ एक योद्धा था, वो एक प्रशासक भी बनना चाहता था। उसने फ्रांस में कानून और प्रशासन के कई सुधार किए और उसका मानना था कि जितना उसने यूरोप में बदला उतना ही वो बाहरी दुनिया में भी कर सकता है। उसकी सोच में एक आधुनिकता थी। वो सोचता वैज्ञानिकता, शिक्षा और कानून से समाज सुधर सकता है। उसने टीपू सुल्तान को भेजे गए संदेशों में लिखा,
फ्रांस सैन्य और तकनीकी मदद देगा अगर वो अंग्रेजों से मुकाबला करेगा। टीपू ने इसे पढ़ा और मन ही मन योजना बनाए कि अगर फ्रांसीसी सहायता मिल जाए तो अंग्रेजों को दबाव में लाया जा सकता है। उसने फ्रांस से बंदूकें और तोपें मंगवाने की कोशिश की, विदेशी तकनीक से सैनिकों को प्रशिक्षित किया और राज्य में मशीनों की नई प्रयोगशालाएं स्थापित की। उसके साहस और रणनीति ने भारत में एक चेतावनी का माहौल पैदा किया। विदेशी ताकतों को देखते हुए ब्रिटिशों ने अपनी किलेबंदी और नौसैनिक सुरक्षा को और मजबूत किया। मराठों के मामले में नेपोलियन ने समझा कि ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते उन तक पहुंचकर ब्रिटिशों पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन मराठा अपनी लड़ाइयों और स्थानीय हितों में व्यस्त थे। वे हर बार सीधे फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच संतुलन बनाना चाहते थे। कई बार उन्होंने ब्रिटिशों के साथ समझौता कर लिया क्योंकि उनके लिए स्थानीय शक्ति पहले थी। नेपोलियन ने देखा भारत में केवल बहादुरी और दोस्ती ही पर्याप्त नहीं, यहाँ राजनीतिक समझदारी और समय की रणनीति भी उतनी ही अहम है। मिस्र में नेपोलियन की वापसी के समय उसने देखा युद्ध और जीत हार के बीच कितना महीन फर्क है। इतना सब होने के बाद भी नेपोलियन ने भारत की ओर से अपनी नज़र नहीं हटाई। वो कल्पना करता रहा, अगर समुद्र का रास्ता खुलता और टीपू की ताकत उसके साथ जुड़ जाती तो ब्रिटिशों का साम्राज्य कितनी जल्दी हिल सकता। नेपोलियन के सपनों ने न केवल ब्रिटिशों को सतर्क किया बल्कि भारत में शासकों और सैनिकों को भी सजग किया। टीपू ने अपने राज्य में नई मशीनों और हथियारों के प्रयोग जारी रखे, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया और विदेशी सहायता की उम्मीद बनाए रखी। मराठों ने अपनी रणनीति और किलेबंदी में सुधार किया ताकि किसी भी बाहरी ताकत से स्थानीय सत्ता सुरक्षित रहे। इतनी योजना और तैयारी के बावजूद नेपोलियन का भारत तक पहुंचने का सपना अधूरा रहा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति का असर आज भी इतिहास में दिखाई देता है। नेपोलियन का भारत का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी योजनाएं, उसकी रणनीति और उसके विचार दुनिया की सोच को बदल गए। जब हम पीछे मुड़कर देखते तो पाते हर असफल योजना भी इतिहास में गहरी छाप छोड़ती, कभी सीख बनकर, कभी प्रेरणा बनकर और कभी भविष्य की संभावनाएं दिखाकर।